इस सेशन में हमारे साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी होंगे सरकार का पक्ष रखने के लिए। हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मनु तिवतिया हमारी सहयोगी मंच पर हमारे साथ जुड़े और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। विनोद जी, ओवर टू यू। थैंक यू आशीष। दुष्यंत जी, फिर एक बार स्वागत है। तमाम लोगों ने आपका स्वागत किया और इस बार स्वागत आपका जी दिल्ली एनसीआर जी मीडिया की तरफ से। सीधा ओपन संवाद, आप लोगों की तरफ से 3 रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। मैं कोशिश करूंगा और सर आपसे गुजारिश भी करूंगा कि कम से कम 1-2 सवाल हम इस सेशन के खत्म होने के बाद ले पाएं। सीधी मनु, आपका भी स्वागत है। दुष्यंत जी, सीधा सवाल ये और पहला मौका आपका। 3 साल की आपकी सरकार हो चुकी है और मैं काफी क्लोजली आपको फॉलो कर रहा हूं। जब सांसद थे, जिसके बाद सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया रही। खुद दुष्यंत चौटाला एज डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कितना परफॉर्म कर पाए बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बतौर उप मुख्यमंत्री? पहली बारी आपकी अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करने की सीधा जी मीडिया के माध्यम से। लांबा जी, मैं तो इतना बोल सकता हूं कि बहुत अच्छा सफर रहा, डिस्पाइट कि हमें कोविड जैसे क्राइसिस देखने पड़े, डिस्पाइट 1 साल फार्मर एजिटेशन की वजह से प्रदेश के अंदर मूवमेंट इंडस्ट्री की भी और भी रिस्ट्रिक्टिव रही, उसके बावजूद भी प्रदेश ने प्रगति तरक्की करी। आज मैं जीएसटी इनपुट्स की बात करूं तो हमारे 22 से 27%, अगर कॉम्पनसेशन की हम हटाने की भी बात करें तो भी 22% ग्रोथ वन ऑफ द हाईएस्ट है देश के अंदर। हमारे से अगर आगे कोई है तो गोवा है, दिल्ली है और सिक्किम है, 3 छोटे प्रदेश हैं। और उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश को उन्नति के पथ पे चढ़ाया है। प्रदेश के अंदर लगभग 33,000 करोड़ से ज़्यादा का नया निवेश आया है। प्रदेश के अंदर आज 3 एक्सप्रेसवे, 17 नेशनल हाईवेज डेवलप हुए हैं, जिससे हमारे मूवमेंट ऑफ गुड्स जो हम बोलते हैं उसको बहुत ईज़ मिली है। और जो एक नया कनेक्शन बना है दिल्ली से लेके और मुंबई तक का, उसका हरियाणा के अंदर से जाना, और ख़ास तौर पर जिसको हम पिछड़ा इलाका बोलते थे मेवात, उसके बीच में से जाना एक तरक्की का नया पाठ लिखने का काम करेगा। और उसका नतीजा आने भी लग गया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो स्मॉल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने मेवात के रोजका मेयो के अंदर जाकर अपना प्लांट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है और हज़ारों रोज़गार वहाँ पर इस्टेब्लिश होंगे। वैसे ही मारुति जो हरियाणा से जाने की बातें किया करती थी, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें लगभग 10,000 कार्स वार्षिक तौर पर, जिसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको उनने कंस्ट्रक्शन के दौर पर उतार दिया और 2025 के अंदर पहली मारुति की गाड़ी खरकोदा से निकलेगी। आज हम 7200 एकड़ के अंदर हिसार में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एविएशन हब बना रहे हैं, जिसमें हमारी NSIDC के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है 50-50 पार्टनरशिप में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो हमारी अब नई एविएशन की बनी है, ये मिलकर 2 फेजेज़ में 1200 एकड़ में एक और 1600 एकड़ में एक, 2 फेजेज़ में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएगी। हमारा पहला रनवे जो हमारे एविएशन हब का है वो मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव जो वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देना है वो डेवलप हो चुका। और 9 ऐसी पॉलिसीज़ प्रदेश में हमने बनाई है जिसने अलग अलग फील्ड को टच किया, चाहे वो स्टार्टअप की बात हो, जहाँ हमारे डाटा स्टोरेज की बात हो, ई-व्हीकल्स की बात हो, एरो डिफेंस की बात हो, टेक्सटाइल की पिछली कैबिनेट में हमने पॉलिसी पास करी। मैं ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर से लेके इनोवेशन और एविएशन तक हमने हर सेक्टर को पिछले 3 वर्षों के अंदर टच किया है और यही आने वाले समय में रिजल्ट लाएगा कि हरियाणा ने जैसे ग्रोथ रेट दिखाई है, ये ग्रोथ रेट और बढ़ेगी, प्रदेश और प्रगति के पथ पर चलेगा। हिसार एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है और कब तक टारगेट है सरकार का कि इसको पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, एयरपोर्ट को एक रात में नहीं बनता। एक क्लैरिफिकेशन हम सबको अपने मन में भी रखनी पड़ेगी कि हमारा टारगेट है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में हमने पिछले साल 3 रूट्स को हिसार से कनेक्ट किया, हिसार देहरादून, हिसार चंडीगढ़, हिसार धर्मशाला। 3 सीटर प्लेन आया और 3 सीटर प्लेन की वायबिलिटी नहीं बनती। हमने HAL का जो 225 डॉनियर है उसका अब ट्रायल रन करना है।
जो 18 सीटर प्लेन है और 4000 फुट के रनवे पर वो लैंड हो सकता है। मगर उससे भी एक जो बूस्ट हिसार को चाहिए वो नहीं मिलेगा। बूस्ट मिलेगा जब हमारा जो रनवे 1 नया बन रहा है, जिसको हम 10,000 फीट का बना रहे हैं और एक्सपेंडेबल होगा वो 14,500 फीट तक का, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रनवे बन जाएगा। जिस दिन वो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है आज के दिन, मार्च के एंड तक मैं मानता हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन फिर देश का ही नहीं दुनिया का कोई भी जहाज हिसार में उतर पाएगा। और उससे पैसेंजर कनेक्टिविटी के हमने 9 नए रूट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखकर भेजे हैं, मगर हमारा टारगेट उससे बड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर का बने ना बने, हम कार्गो का हिसार को बनाने का जो सपना लेकर चल रहे हैं उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी मिला, इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से भी मिला, और उनने सहमति जताई है कि आज हमारे देश में कोई भी जहाज उतरता है, इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर उसमें 9 अलग देशों का मटेरियल कैरी हो रहा है तो पहले को सारे को हमें ऑफलोड करना पड़ेगा, फिर हमारे कस्टम्स एक एक को स्क्रीन करेंगे, फिर जो देश का सामान है वो हमारे देश में उतरता है, बचा फिर जहाज में लोड होता है, और उससे वायबिलिटी जो कार्गो कंपनीज है उनकी बनती नहीं है। और उस टारगेट को हम लेकर चल रहे हैं कि इस बजट के अंदर वो रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, और अगर रिलैक्सेशन मिल गई तो फिर सेंट्रल एशिया को हम ओवरटेक करेंगे। हम पूरे एशियन कनेक्टिविटी के साथ ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट और यूरोप का एक क्लस्टर बन जाएंगे, जिससे कार्गो कनेक्टिविटी हिंदुस्तान से सबसे बेहतर होगी। ये सब होगा कब तक? तो ओनली इन पाइपलाइन है। आज के दिन हमारी कॉरपोरेशन जो एविएशन की है बन चुकी, NSIDC के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका, जो IMC बनना है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसमें वेयरहाउसिंग और कार्गो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। टेंडर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम ने ऑलरेडी बना दिए हैं, वो फ्लोट करेंगे। हमारा कैपिटल उसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लैंड हमारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1800 करोड़ रुपया उनने इन्वेस्ट करना है इस प्रोजेक्ट में, वो उनने स्वीकृति दे दी है, और मैं मानता हूँ कि अगली फरवरी तक उसके भी हम प्रोग्रेस वर्क और टेंडरिंग और साथ में ऑक्शनिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट हम शुरू कर देंगे। जहाँ बात रनवे और कनेक्टिविटी की है, हमारे पास टर्मिनल बिल्डिंग आज वहाँ है, और मैं जो 9 रूट्स की आपसे बात कर रहा हूँ, 9 रूट्स को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो हमारी उड़ान 2 है उसके अंदर, जैसे ही हमारे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ पर जो ऑटोमेटिक लैंडिंग सपोर्ट है वो दे देगा, हम शुरू कर और उसकी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल, हरियाणा एक नई उड़ान भर रहा है, ये आपके शब्दों से साफ तौर पर लग भी रहा है। लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात करते हैं तो गठबंधन सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आप अगर 1 2 3 4 5 करके कोई 5 बड़े काम बता दें हमारे मन से, सीधा जनता से संवाद करते हुए। आज 2 तो ऐतिहासिक निर्णय पिछली 4 कैबिनेट की बैठकों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए। पहला, हमारे प्रदेश में जितने हाईवेज हैं वो नॉर्थ साउथ हैं, और शायद किसी मीडिया के साथी ने भी नहीं नोटिस किया होगा, अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं तो नॉर्थ साउथ आते हैं। जो हमारा एक ग्रीन फील्ड 152D बना है वो नॉर्थ साउथ है, वो हम इस्माइलाबाद से लेकर और नांगल चौधरी कोट पुतली जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर अम्बाड़ा को कनेक्ट किया जयपुर से, वो नॉर्थ साउथ जाता है। ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी एक थी, वो थी सिरसा से दिल्ली तक की। आज उसके पैरेलल हमारे सभी नेशनल हाईवेज को क्रिस क्रॉस करने वाला एक नया हाईवे अनाउंस किया गया है, जो कि पहले इनिशियली प्लान किया गया था डवाली से, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 5 हाईवे से जॉइंट कनेक्ट करने के लिए उसको अब चौटाला से एलिवेट करेंगे, और चौटाला से पानीपत के सिवा गांव और सिवा से आगे मेरठ और देहरादून की कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा। और दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा जो अभी पिछली कैबिनेट सब कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्रूव हुआ है, वो है हिसार से लेकर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तक का, जो कि बारडा को टच करता हुआ जाएगा। मैं मानता हूँ माइनिंग सेक्टर वहाँ बहुत है, वहाँ पर आज के दिन हमारी PPP किट्स और जो ये हम कह देते हैं फाइबर क्लॉथ्स जिसको हम बोलते हैं, इसकी बहुत इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हुई है। इसकी कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन उस एरिया में बढ़े, उसको एक बूस्ट देने का काम करेगा। जहाँ
हमारा ये सोना से लेकर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर तक का और धौलाकुआं तक की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी। उसी प्रकार से अगर मैं स्टेट हेड्स की बात करूं, आज हमने लगभग 7700 किलोमीटर सड़कों को पिछले 3 साल में या तो रिकारपेट किया है, एक्सपैंड किया है। 7 क्रम की जितनी सड़कें, 6 क्रम की आज मार्केटिंग बोर्ड थी, वो पीडब्ल्यूडी ने ओवरटेक करके उनको डेवलप किया है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कनेक्टिविटी के ऊपर काम हुआ वो हरियाणा प्रदेश में हुआ। हमने एवरेज कॉस्ट जो देश भर में आई, शायद एक्सपेंशन की 1-1.25 करोड़ रुपया किलोमीटर की आई। हमने ये टारगेट लिया कि 70 लाख रुपए के अंदर हम 1 किलोमीटर को डेवलप करें और हमने उसको अचीव किया। हमारे जो अलॉटमेंट ऑफ किलोमीटर थे और बजट की जहाँ बात थी, हमने बजट में पैसा बचाया और रोड कनेक्टिविटी को, इंटर विलेज को और बेहतर करने का। ये रिपोर्ट कार्ड की एक तरह से कहीं ना कहीं बात हो गई और तमाम आंकड़े आप लोगों के सामने आ गए, बड़ी बात आ गई। लेकिन दुष्यंत जी, एक सीधा सवाल, बड़ा मंच है, आज मैं भी भरपूर फायदा उठाऊंगा। ये परियोजनाओं की बात हो, विकास की बात हो, कुछ विभाग गड़बड़ियों के चलते बदनाम क्यों हुए, सवाल क्यों उठे, और जब गठबंधन की सरकार आई तो कुछ कैमरे पर, कुछ कैमरे के पीछे ज्यादा उंगलियां आपके विभागों की तरफ क्यों उठी? जहाँ बदलाव होते हैं लांबा जी, वहाँ उंगलियां उठती हैं। और बदलाव ऐसे करे जिससे आगे गड़बड़ियां नहीं होगी। मैं तो खुश होता हूँ इस चीज पर जब कोई मेरे पे उंगली उठाता है अच्छे बदलाव के प्रति। आज एक्साइज गड़बड़ को लेके, शराब घोटाले का जिक्र आया, मैं बड़ा खुल के आपसे बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं शराब घोटाला, अगर घोटाला होता तो 6100 के एक्साइज रेवेन्यू को हम 5500, 4500 और 3000 होते देखते, तब तो मैं मानता घोटाला हुआ, रेवेन्यू प्रदेश का कम हुआ। आज तो मैं 10,500 करोड़ बोलता हूँ। तो आप बताओ, 4,400 करोड़ एडिशनल मैं रेवेन्यू लाकर दे रहा हूँ, तो चोरों की चोरी रोकी है। आज अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, प्रदेश के अंदर डिस्पाइट कोविड जो हमारा रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू है वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ा है। और तो और आज एक आम आदमी को ये सुविधा दे दी गई कि वो आदमी अपने घर से बैठा कब उसने रजिस्ट्रेशन करानी है उसकी तारीख और टाइम तय कर सकता है। और इसको क्योंकि इसमें हमारे को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसमें डिले है। हम तो ये भी प्रयासरत है कि पूरे हरियाणा को एक रेवेन्यू स्टेट बनाने का काम। सर, वो बिल्कुल आंकड़ों में आपने कहा रेवेन्यू बढ़ा है एक्साइज में, लेकिन जांच तो आप ही की सरकार ने बैठाई, कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच की नौबत क्यों आई? देखिए, मैं बड़े क्लियरली पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल चुका हूं, वहां पर जो हुआ सोनीपत में वो पुलिस कस्टडी से शराब गुम हुई और उसकी इंक्वायरी होम विभाग ने करी, उसमें एक्साइज की कहां नुकसान की बात। विपक्ष सवाल उठाता रहा कि भाई जांच शुरू होती है, उसका फाइनल रिजल्ट ना विधानसभा के सत्र में रखा जाता है, ना मीडिया के सामने रखा जाता है, ना विपक्ष कहता है। विपक्ष तथ्यों पे बात करने जब विधानसभा में आई, क्या मैंने जवाब नहीं दिया? आप तो खुद रिपोर्ट करते हैं चंडीगढ़ को। कोई ऐसा सवाल विपक्ष का हो जो मैंने विधानसभा में छोड़ने का काम किया हो, जिससे बचने का काम किया हो? कोई आपका हो जिससे आज तक मैं बचा हूं? सवालों के जवाब थे। तो अभय सिंह चौटाला जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई मुझे, जिक्र किया उन्होंने, चंडीगढ़ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीधे तौर पर कई सवाल उठाए आप लोगों पर। तो आपसे पूछता हूं, सवाल तो पूछो। यही कह रहे थे कि शराब में किस किस लोगों को फायदा पहुंचा, पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं, पॉलिसी में फायदा हुआ है। मैं सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो सरकार को, आपने कहा कि सोनीपत में पुलिस कस्टडी से हुआ, इतना समझ में आता है। और सिर्फ मैं शराब तक सीमित नहीं हूं, एक दो चीजें और हुई जो इस पूरी सरकार में जांच बैठी या हल्ला मचा या फिर विपक्ष ने सवाल उठाया, ऐसी नौबत क्यों आई, मैं ये समझना चाह रहा हूं। लांबा जी, अगर हम दोषी होते तो हम कभी जांच नहीं करवाते, और हमने जांच करवाई तो उस कमी को पकड़ा। आपने कोविड के अंदर कहा कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ। कोई भी व्यक्ति अपनी डीड रजिस्टर कराना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 121 के तहत उसका अधिकार है कि उसकी डीड रजिस्टर हो। कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को 1000 गज को 500 गज करना चाहे, 500 को 250 करना चाहे, 250 को और छोटा सब डिवाइड करके 50 गज तक भी करना चाहे, वो उसका अधिकार है।
ये कोई आज की चीज नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस बदलती रही। पहले ये 1 हेक्टेयर होता था, 2017 के अंदर इसको अमेंड किया गया, इसको 1000 गज कर दिया गया, 2021 के अंदर फिर अमेंड किया गया, इसको 1 एकड़ कर दिया गया। समय अनुसार गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पॉलिसीज नहीं है। आज हम प्रदेश के अंदर देखते हैं कि 2 एनओसीज जरूरी कर दी, और मैंने वो कानून के अंदर प्रावधान करे। एक एनओसी अर्बन लोकल बॉडीज की चाहिए जिसके अंदर आपका कोई टैक्स ड्यू ना हो और आपकी प्रॉपर्टी आईडी बनी हो, और दूसरी एनओसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की चाहिए कि ये किसी रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल्ड एरिया में या 7A एरिया में ना आए। जो लोग ये उंगली उठा रहे हैं, क्या उनको इस बारे में भी पता है कि हमने उन दोनों महकमों को निरंतर लिख कर दिया। मेरा कोई रेवेन्यू ऑफिसर आज जाकर किसी को मना इसी पॉइंट पे कर सकता है कि आपके पास 2 एनओसी नहीं है। अगर उन 2 पॉइंट्स को वो इग्नोर करे और इग्नोर करके रजिस्ट्रेशन करे तो उसके खिलाफ हमने एफआईआर कराई, और उसका नतीजा था कि गुड़गांव में हमें 7 रेवेन्यू ऑफिसर्स को चार्जशीट भी करना पड़ा, सस्पेंड भी। तो आप कह रहे हैं कि जो कमियां उजागर होती हैं, जो आप लोगों की नॉलेज में आती है, सरकार एक्शन करती है, ये समझूं मैं? बिल्कुल करती है, और आज नहीं, पिछले 3 सालों में प्रत्येक जगह जहां कोई कमी हमारे संज्ञान में आई, हमने बड़ी मजबूती के साथ उस पर एक्शन लिया। उसी में एक बात निकल कर आती है कि छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं, बड़े मगरमच्छों का नाम नहीं आता। ये पॉलिटिकल बयान देखो, है। आप ऑन स्क्रीन बोल रहे हो, ये पॉलिटिकल मैं आपको कहता हूं, आप छोटी मछलियों की तरफ उंगली उठा रहे हो, मैं तो कहता हूं हिम्मत है बड़े मगरमच्छ बताओ, उनको भी पकड़ेंगे। ये तो आपके जो सहयोगी हैं दूसरे दलों के, वो बताएंगे। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं ना, ये स्टेटमेंट देनी बहुत आसान है नहीं मेरी नहीं है कि एक चोर छोड़ा, बड़ा चोर बच गया। आप चोर का नाम तो बताओ, उसके खिलाफ एक्शन ना हो, फिर हमें दोषी। इसी मन से आप कह रहे हैं कि अगर कोई नाम बताएगा तो उसके खिलाफ दोषी है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल है, और हमारी सरकार ने निरंतर एक्शन लिया है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंप्लेंट कोई मेरे पास आई है तो हमने मजबूती के साथ उस पर एक्शन लिया। मंगला जी बैठे, ये कहते थे कि हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो है गुड़गांव की, ये ऐसे एरियाज में बनी है जिनको रेगुलराइज कराना मुश्किल हो। इनके बीच में बैठकर मैंने कहा आप कोई तरीका बनाकर ला दो, आप सर्वे करा दो, आप डाटा कलेक्ट कर दो। आज उसको 1.25 साल हो गए, मेरी कमी नहीं है, वो इनकी तरफ से पेंडिंग है। मैं मानता हूं ये मेरे को लाकर देते तो उस चीज को आज भी हम सुधारते। आज के दिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समय अनुसार दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार करती आई है। आज हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, अगर उससे किसी को लाभ मिल रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, हम दोषी। मगर अगर सोसाइटी का उससे भला हो रहा है और उसके ऊपर हम कदम उठा रहे हैं तो जरूर हमें उठाने भी पड़ेंगे, और उठाकर सोसाइटी को आखिरी सवाल इसी में जोड़ लेता हूं, फिर इतने सवाल और किसी पे ना उठकर आप पर क्यों? आपसे प्यार ज्यादा है या आपसे खतरा ज्यादा है? मैं इसको एक छोटी सी लाइन में और राजस्थान की भाषा में कहते हैं कि लड़ियो झगड़ियो छोट की बू पर आकर पड़ियो। लड़ियो झगड़ियो छोट की बू पर आकर पड़ियो। घर में कोई भी दोषी बनाना हो तो लास्ट में ये होता है, जो छोटा होता है उस पर दोष डाल दो कि सारे बच जाते हैं। और मैं तो पिछले 3 साल से बड़े मजबूती के साथ ऐसे सवालों का जवाब देता है और देता रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमने जितने कदम इस गठबंधन ने आज प्रदेश के हित में उठाए हैं, प्रदेश की आम जनता को उसका लाभ मिला है, प्रदेश प्रगति के पथ पर चला है। और अगर हमारे कदमों से प्रदेश को लाभ नहीं मिलता तो शायद ये 33,000 करोड़ का निवेश भी नहीं आता, जीएसटी 22% ग्रो नहीं करती, प्रदेश के अंदर दुनिया भर के लोग आकर बसते नहीं। आज जब मैं आपके इस प्रोग्राम में आ रहा था तो 4 गाड़ियां मैंने क्रॉस करी जिसमें फॉरेन नेशनल्स बैठे थे। और ये ब्यूटी है कि दिल्ली से लोग छोड़कर दिल्ली को हरियाणा की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, हरियाणा को एक फ्रूटफुल स्टेट देखते हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो हमारा जापान के साथ लगाव है, कोरिया के साथ लगाव है, उसको हम और लेकर चलेंगे। आज 2 कोरियन कंपनीज ऐसी है जिनने अपने हेड ऑफिस ऑलरेडी हिसार शिफ्ट कर दिए। क्या आप सोच सकते हो कोरिया से आकर आदमी हिसार एक फैक्ट्री का हेड ऑफिस लगाने का काम कर? किस विषय में, मतलब कौन सी इंडस्ट्री? 2 कंपनीज हैं, एक को हमने 1 एकड़ दी है, एक को 500 गज जमीन दी है। और मैं डाटा भी शेयर करूंगा, जिस दिन उनके हेड ऑफिसेज बन गए उसके इनॉग्रेशन में भी आपको हम बुलाने का काम करेंगे। जी दुष्यंत जी, जेजेपी के जो मैनिफेस्टो में जितने भी वादे थे कितने पूरे हो गए?
कितने पूरे होने बाकी हैं? और 5100 बुजुर्ग पेंशन का जिक्र आपने भिवाली के मंच से भी किया था जब आपने रैली को संबोधित किया था, तो मैं चाहूंगी, क्योंकि एक लिख के देने का एक रिवाज चल गया है, आप कहते हैं लेकिन क्या आप लिख कर दे सकते हैं कि हाँ 5100 बुजुर्ग पेंशन आप आने वाले 2 साल में करा देंगे? लिख के देने वाली बात पे तो मैं एक लाइन में कह दूंगा कि आज 46 विधायक मेरे बना दो, कल सुबह कर दूंगा, और लिख के खाली पेपर आपको दे दूंगा। जब आप एक अलायंस में हैं तो कई चीज़ें देखनी पड़ती है और मिलकर सहयोगी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और मैं ये मानता हूँ, मेरे संगठन का एक एक साथी मानता है कि हमने जितनी चीज़ें अपने घोषणा पत्र में कही अधिकतम हमने पूरी करी, और 5100 से बड़ा अगर लाभ मिला इस प्रदेश को तो 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए विधानसभा से और गवर्नर से असेंट होकर हमने कानून पारित किया। और हाई कोर्ट में भी हम गए, सुप्रीम कोर्ट से मजबूती से उसका स्टे विकेट कराया, और स्टे विकेट कराकर हाई कोर्ट में बहस कर हम तो इंतजार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट उसको जजमेंट को प्रोनाउंस करे कि हम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को अधिकार दें। मुझे बड़ी खुशी हुई, मंगला जी ने आते ही पिछले सेशन के अंदर एक बात करी कि हमें डर था, हमें खौफ था। खौफ और डर के साथ इंडस्ट्री को जोड़ा नहीं जा सकता। कानून के बीच में हमने इतनी इंडस्ट्रीज को हरियाणा की तरफ डाइवर्ट किया, हरियाणा के अंदर लाने का काम किया कि आज इंडस्ट्री का विश्वास बना। मुझे वो दौर भी 2008 और 9 का याद है जब भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसी गुड़गांव में हीरो होंडा के कर्मचारियों को कैसे ग्राउंड में बैठकर लाठियों से कूटा गया था। मानेसर के अंदर कैसे मारुति के जनरल मैनेजर को एक कमरे में जला दिया गया था, जान से मार दिया गया था। क्या आज प्रदेश में वो हालात है? कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहता हूं मैं खौफ की जिंदगी जी रहा हूं, मेरे यहां पर व्यवस्था बिगड़ेगी। होंडा मोटरसाइकिल्स जब गवर्नमेंट बनी, कोविड से पहले मुझे याद है कि हरियाणा प्रदेश का जो उनका प्लांट है उसको बंद कर रही थी और अपने टेक्नोलॉजी को गुजरात और केरला के अपने प्लांट में शिफ्ट कर रही थी। पर वो हमारी कोऑर्डिनेशन थी कि आज BS6 जो नई टेक्नोलॉजी के बाइक मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर कहीं हो रहे हैं तो प्राउडली कह सकता हूं हमारे दारूएड़ा के उनके प्लांट के अंदर हो रहे हैं। इसी में दिशा देना चाहूंगा क्योंकि IMT से भी बैठे हैं, गुड इंडस्ट्री से, और तमाम जो गुरुग्राम से बैठे हुए हैं। 75% आरक्षण को लेकर डिप्टी CM साहब, आप अगर कोई आंकड़ा रखना चाहें, क्योंकि आपने पूरी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जमीन पर कितना उतर पाया और जो शुरुआती विरोध इंडस्ट्री से आपने झेला था, क्या वो समाप्त हो गया है और कितना उसका लाभ मिला है? देखिए, इंडस्ट्री के मन में संशय थी, इंडस्ट्री को उसका लाभ मिलेगा और लॉन्ग टर्म लाभ मिलेगा, क्योंकि आज ये किसी एम्प्लॉय को लेकर आते हैं तो पहली चीज उसकी अकोमोडेशन का खर्चा बढ़ता है, वो समय पे पहुंचे ना पहुंचे इस चीज के ऊपर हमेशा दिखते रहती है। और कोविड में हमने देखा पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, जो वीविंग करते थे लोग वो ज्यादा बिहार और बंगाल के थे, और कोविड के बाद 6 महीने 7 महीने तक लेबर वापिस नहीं आई, और वापिस ना आने की वजह से उनके कितने हजारों के एक्सपोर्ट ऑर्डर। लोकल रखने में जो आपने उदाहरण दिए वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। आज एक साथी बैठे थे, शायद बीजेपी से अर्जुन थे, ये कह रहे थे कि भाई हम हरियाणा वालों को रख लेंगे तो यहाँ फिर यूनियनबाजी हो जाएगी, साल 2 साल तो काम करेंगे, फिर ये प्रधान बन जाएंगे, इसी कंपनी में काम नहीं करने देंगे। मैं एक चीज पूछता हूँ, आप जी हरियाणा में काम कर रहे हैं, डिप्टी एडिटर हैं, आप दोनों हरियाणा के हो नहीं हो? जी। चंद्रा जी किसके हैं? जी। अगर चंद्रा जी यही सोचे कि लांबा जी स्ट्राइक कर देंगे और मेरे चैनल को रुकवा देंगे तो क्या ZTV चलेगा? इसमें पर ये 75% नहीं है ना? इस सोच में मेरे को तो खुशी है, आज तो 100% ZTV टेबल पे हरियाणा का बैठा है और मालिक भी हरियाणा का है। हमें ये लेकर इस सोच को बदलना पड़ेगा। एजुकेशन आ चुकी है हरियाणा के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर आज कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो मेडिकल कॉलेजेस भी आ जाएंगे। ये धीरे धीरे सोच बदली जाएगी। आज के दिन अगर हम गुड इन ब्रीडिंग करेंगे, हमारे यहाँ पर वो स्किल बना कर देंगे, लोगों को इक्विप कर देंगे, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट मन में ये संशय नहीं रखेगा कि मेरे यहाँ यूनियन स्ट्राइक करेगी। और इनको भी सेफगार्ड करने के लिए हमने उसमें लॉ में प्रोविजन रखा कि एक डिस्ट्रिक्ट के 10% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। वो भी पावर इंडस्ट्री के मालिक के हाथ में है, और एक दिन के अंदर सारे जो लोग लगे हुए हैं वो बदल नहीं जाएंगे। इस एक्ट में बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है
कि जिस दिन एक्ट इन फोर्स आएगा उसके बाद जितनी भर्ती होगी उसमें 75% रिजर्वेशन हरियाणा के बच्चों के लिए होगी। और मुझे लगता है ड्रास्टिकली नहीं आएगा, ग्रेजुअली चेंज आएगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे कर हरियाणा के पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे जो आज रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको हम समय अनुसार रोजगार दिलवा पाएंगे। तो मंगला साहब, मान लिया जाए मुखी साहब, दो एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हो, सीधा संवाद हो रहा है। अब ये मत कहना कि जी की कोई कमी थी, जो सारी बातचीत है सवाल जवाब हो गए हैं। ये गुरगावा इंडस्ट्री एसोसिएशन बैठी है, ये मानेसर बैठी है। हाथ कर दो, मैं ले लूंगा सवाल आपका, बस हाथ कर दो आप। ठीक है, या कुछ और कहना बाकी है अभी? ठीक है, इसके बाद सेशन लूंगा। एक जिक्र आपने, मनु, एक जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने ही बना के दे दिया मुझे कि भाई जिस दिन 46 मेरे हो जाएंगे ना, 5100 भी कर दूंगा, जेजेपी के जो नाते वो पूरे कर दूंगा। यही लाइन आपकी गठबंधन में हम लोगों को खेलने का मौका देती है। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं, हम भी खेलते हैं, मीडिया हमें बात मिलती है और आपके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं कि भाई सीएम आया के नारे अब भी लग रहे हैं, गठबंधन के आप सहयोगी हो, लेकिन मछली की जो आंख है उसकी तरह आपका निशाना है कि भाई जब तक सीएम नहीं बन जाएंगे दुष्यंत चौटाला नहीं रुकेंगे। लांबा जी, एक चीज मैं क्लैरिटी के साथ कह दूं, मैं बड़े क्लियर माइंड के साथ बात करने वाला आदमी हूं। आज मैं अलायंस में हूं, पॉजिटिवली हमारा अलायंस 3 साल से चल रहा है, 2 साल और चलेगा और अगले चुनाव भी 2 साल चलेगा, बिल्कुल चलेगा और लोकसभा का विधानसभा का चुनाव भी हम अलायंस में लड़ेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं सर, मुझे तो आज नहीं है, आपको कोई हो या किसी के मन में कोई हो तो निकाल दो, क्योंकि 2019 की अगस्त 27 को मैंने शपथ ली, सीएम साहब ने शपथ ली। उस दिन कई लोग कहते थे तो 15 दिन में टूट जाएगा, 15 महीनों में टूट जाएगा। आज 3 साल हो गए और मैं कल किसी का बयान सुन रहा था, वो कह रहा था अभी भी कहती है कि 2023 भी नहीं पकड़ेंगे आप लोग। चलो 23 में दिन कितने बचे हैं? जितने महीनों की बात लोग क्या करते थे उतने दिन भी नहीं बचे जी। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ 24 के अंदर हम दोनों संगठन इसी मजबूती के साथ इकट्ठे खड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये ब्रेकिंग चलवा रहा हूं मैं, चलवा दीजिए। 2024 का चुनाव दुष्यंत चौटाला जी ने साफ जी मीडिया के मन से कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। करेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल लड़ा जाएगा, इसमें कोई संशय है तो आप बताओ। अब इसी में सवाल आपने कहा कि जो कहते थे, मैं नाम लेके कहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे, दीपेंद्र हुड्डा कहते थे और ये कहते थे कि भाई यमुना पार भेजने वाले आज उन्हीं के यार बन गए। ये बड़े लहजे में मैं एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, अब जब आप गठबंधन के साथ जाएंगे, जिस पिछले 19 चुनाव का आपने जिक्र किया, 24 में ये सवाल आपका विपक्ष खासतौर से कांग्रेस बार बार उठाएगी, आपके वोट बैंक के लिहाज से या फिर नफा नुकसान, आपको नहीं लगता? लांबा जी, जिन 2 लोगों का आपने नाम लिया उनके तो मन में एक टीस ये भी है कि हम उनके साथ क्यों नहीं गए। क्या हमने उनके साथ खड़े होकर प्रचार किया था? क्या उनके पक्ष में आपको प्रचार ऑफर किया था? आज एक बड़ी बात, सॉरी बड़ा मंच है, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली आपसे कोई कांटेक्ट किया गया था, बातचीत की गई थी? मैं आपको एक चीज बताऊं, और आई विल कोट इट, और आप चला भी सकते हैं। 2006 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फुट सर्जरी हुई और मेरी ड्यूटी लगाई गई कि साथ रहना है, और मैं अपना आखिरी बोर्ड एग्जाम देकर सियाटल उनकी सेवा में गया। जब उनके लेफ्ट फुट की सर्जरी हुई तो एक नर्स आई और नर्स ने आकर कहा कि डू यू हैव एनी एलर्जीज, तो उन्हें एक कहा यस कांग्रेस। अब 2019 में किसी का फोन आए ना आए ये बात ना मुझे करने की ना कुछ, जिस विचारधारा के साथ चलने का लक्ष्य 4 दशकों से हमने नहीं रखा, उसके साथ हम कैसे जा सकते हैं? चौधरी देवीलाल जी जिस दिन कांग्रेस से अलग हुए वो दिन और आज का दिन एक ही ऐसा संगठन था, एक ही ऐसी सोच थी जिसके साथ चौधरी देवीलाल ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे वो राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर उनको बड़े बड़े ऑफर दिए गए, क्या चौधरी देवीलाल झुके? कभी नहीं झुके, और उन्होंने मजबूती के साथ कमेरे को कैसे मजबूत किया जाए, प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए, इस सोच के ऊपर काम किया। और मैं आज भी कहता हूं कि हमारा टारगेट वही है कि प्रदेश के गरीब को, कमेरे को कैसे मजबूत करें, किसान को आधुनिक तौर पर कैसे हम समृद्ध करें।
और आप उठाकर देखो 12,000 करोड़ सर, एक रुपए सोच की ये भी हमने तो है ना जीडी कि अगर 10 सीट के साथ आप थोड़ा सा त्याग कर लेते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और मेरा सवाल आप बिल्कुल इसमें बुरा भी नहीं मानेंगे, सवाल ये है मनु कि अगर दुष्यंत चौटाला थोड़ा पेशेंस दिखाते, 10 सीट के साथ बीजेपी के साथ नहीं जाते, तो अगली बार ज्यादा ताकत के साथ, ये सोच चलती है, ये बातचीत चलती है, मैं मेरे नाम से कोट मत कीजिए, लेकिन ये चर्चा बनती है लोगों के बीच में, क्योंकि मैं भी हरियाणा से आता हूं। लाभा जी, मैं एक चीज कह सकता हूं, आप किसी दल को उठाकर देख लो, एक दिन के अंदर चमत्कार नहीं होता। आज प्रदेश और देश के अंदर राजनीतिक बदलाव बहुत बड़े बड़े चले, मगर जहां पर विचारधाराओं के मतभेद को एक होना पड़ा, वहां पर वो विचारधारा लंबी नहीं चल पड़ी। और आपने महाराष्ट्र में देखा क्या खिचड़ी बनी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर महाआघाड़ी गठबंधन बनाया। जी, शिवसेना की विचारधारा कभी वो परमिट नहीं करती थी, और उसका नतीजा भुगतना किसको पड़ा? शिवसेना को भुगतना पड़ा। आज उन्हीं के विधायकों ने उस विचारधारा को समृद्ध रखकर एक नई सोच बनाई, और उस नई सोच ने दोबारा उनके नेचुरल एलाय के साथ अलायंस कर प्रदेश में सरकार बनाई। आज उद्धव जी के साथ कितने विधायक बचे? जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विजन आ जाता है, मुझे लगता है कि आपका संगठन समाप्त हो जाता है। और ये चीज एक नहीं, बहुत ऐसे दल रहे हैं देश की राजनीति में जिन्हें छोटे लाभ के लिए अपनी विचारधारा को कमजोर किया, और मुझे नहीं लगता कि हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा को कमजोर होते हुए देख सकते हैं। इसी में मनु एक लास्ट बड़ा मौका मिला है मुझे बहुत दिनों बाद में, कई सवाल मेरे सवाल में रहते हैं, ये ऑफ रिकॉर्ड भी काफी बातें कर लेते हैं। दुष्यंत जी एक और जवाब दे दीजिए, फिर मेरा कोई सवाल नहीं होगा, मनु पूछ लेगी। इस विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधारा ताऊ देवीलाल से आती है, उसी विचारधारा से इंडियन नेशनल लोकदल भी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ ये विचारधारा के साथ ये सवाल जनता पूछती है और कहीं ना कहीं डिस्कस होता है हरियाणा में, क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी का विलय या एक साथ जाना संभव है, या आप लोग बहुत दूर निकल चुके हैं? मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईएनएलडी जेजेपी में विलय करेगी? मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन, वो फार्मूला तय करने वाला मैं नहीं होता। ना तो मैं होता हूं, मैं तो इतना बोल सकता हूं, हमारा संगठन हमने मजबूत किया है, और उसकी मजबूती की शक्ति प्रदर्शन भिवानी में आपको दिखाया, और उसको और मजबूत करेंगे। कोई भी पार्टी अगर हमारे संगठन में मर्ज करेगी, विलय करेगी, उसका हम स्वागत करेंगे। तो सीधा ऑफर आप दे रहे हैं कि कोई गठबंधन नहीं, विलय करना है तो इंडियन नेशनल लोकदल का स्वागत है? मैं तो ऑफर नहीं दे रहा, मैं तो आपकी बात का स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूं कि कोई हमारे बीच में मर्ज होना चाहेगा और वो हमारी विचारधारा के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आज हमारा गठबंधन हमारे संगठन का भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मजबूत है, हमें नहीं जरूरत किसी और के साथ गठबंधन करने की। भिवानी की रैली का जिक्र आपने किया, आपके जन्म से पहले 1988 से पहले चौधरी देवीलाल जी ने भी एक रैली की थी और उसके बाद वो सत्ता में आ गए थे, तो भिवानी की रैली को आप इस तरह से देखते हैं कि अब कुछ बदलाव होगा भिवानी की रैली के बाद? मैं मनोज जी उससे भी पीछे और चौधरी देवीलाल के भी बीच में ले आता हूँ। हमने जींद में भी रैली करी थी 2019 में, और उसी का नतीजा है कि लोकसभा के विधानसभा के अंदर हमारा संगठन 18% वोट लेकर आया, 10 विधायक लेकर। हर पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर अपनी शक्ति दिखाती है, और मुझे लगता है कोविड और किसान आंदोलन की वजह से पिछले 2 साल हम वो शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए। आज हमने सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी भी लगाई, मैं भी 22 के 22 जिलों में गया, और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का विश्वास है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के प्रति, उस सोच को उनने ताकत दी है, और वो ताकत को हम और जो जिम्मेवारियां हमारी लगाई हुई है उसको लेकर आगे बढ़ने का काम करें। बीजेपी प्लस जेजेपी लड़ेगी चुनाव 2024 का, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। एक हेडलाइन और मैं जुटा लेता हूं, आपसे मौका मिला है, वर्सेस किसके लड़ेगी 2024 में हरियाणा का चुनाव, कि कौन मतलब मेन मुकाबले में होगा? ये कहना बहुत मुश्किल है कौन मुकाबले में होगा। मैं तो कहता हूं सामने कांग्रेस खड़ी है। नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना लो, आपके सामने लड़ लेंगे। नहीं, हिमाचल से जो नतीजे आए आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या है, मुझे तो एक चीज नहीं समझ आई कि कांग्रेस में इतनी फूट है और भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी लेकिन निकाली। भूपेंद्र सिंह भारत हुड्डा तो मजबूत हो गए, फ्री हैंड मिल गया उनको हरियाणा में, ये बात चर्चा चलती है कि भारत तो पहले ही बहुत मजबूत है, और हमारा संविधान का प्रियम्बल भी कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स।
आज हम किसको जोड़ रहे हैं? आज तो कांग्रेस यात्राओं के माध्यम से अपने आप को जोड़ने का काम कर रही है कि हमारी फूट ना दिखे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हिमाचल वाली परिस्थिति नहीं है। हरियाणा प्रदेश बहुत अलग है। कांग्रेस के अधिकतम नेता उनको छोड़ के जा चुके हैं, छोड़ने की तैयारियों में। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक नेशनल पार्टी एक नेतृत्व के साथ पूरे प्रदेश में बदलाव ले आए। कहीं भी लीडरशिप नेशनल स्ट्रांग हो तो जरूर बदलाव लाए जा सकते हैं, मगर प्रदेश के अंदर तो लीडर स्ट्रांग होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता आज कांग्रेस के अंदर वो कैपेबिलिटी बची है। मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स से जुड़ा भी सवाल आपसे लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम में भी आप बहुत एक्टिव रहे हैं, बास्केटबॉल में भी आप एक्टिव रहे, हॉकी में भी खुद आप गोलकीपर रहे हैं, तो आप क्योंकि और हॉकी वर्ल्ड एसोसिएशंस कप में भी रहे हैं। और जी। एक मुबारकबाद भी दे दो, भाभी अभी टेबल टेनिस की बनी है। क्योंकि स्पोर्ट्स में तो पहले ही हरियाणा नंबर 1 रहता है, यहाँ के खिलाड़ियों देश और दुनिया में पूरा नाम रोशन करते हैं। अभी हॉकी वर्ल्ड कप भी हमारे देश में होने जा रहा है, मेजबानी करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप एज अ प्लेयर? मैं आपको बात कर रही हूँ। मैं सारे प्लेयर्स को शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि देश का बहुत बड़ा गौरव आज उनके कंधों पर है और बहुत अच्छा करे और देश में जो हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है उसको जीत कर लाने का काम करे। अभी तो फीफा का लड़कियों का वर्ल्ड कप भी अगले साल आएगा, वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरीके से सारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने काम किया है और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों ने हरियाणा का नाम गौरव किया है, मुझे लगता है 2024 के ओलंपिक्स के अंदर एक नया इतिहास हमारे ओलंपियंस भी रच कर दिखाएंगे। और स्पोर्ट्स मैं कहता हूं कि हरियाणा की माटी से जुड़ा रहा है। और मैं तो पीछे कलोई में भी गया, वहाँ भी रुड़की गांव की हमारी एक बहन ने बॉक्सिंग के अंदर एशियन चैंपियनशिप जीतने का काम किया। कितनी ऐसी हमारी बेटियां हैं। और अब तो मैं प्राउडली कह सकता हूं कि हमने पंचायतों में 50% तो महिलाओं को अधिकार दिया, मगर हरियाणा की बेटियों ने 50% स्पोर्ट्स में अपना अधिकार छीन लिया और छीन कर लिया। और ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, हमारी बेटियां और ज़्यादा कर दिखाएंगी। अच्छा, ये आपने पॉलिटिक्स में आने की तैयारी कैसे की? क्योंकि आपने मास कॉम भी किया हुआ है, आपने लॉ भी किया हुआ है, और दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जब आप पॉलिटिक्स में आते हो, क्योंकि पत्रकारों से आपको डील करना होता है और पचड़ों में कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है कोई भी पॉलिटिशियन। तो आप पूरी तैयारी के साथ आपने एंट्री मारी पॉलिटिक्स। तैयारी बहुत जरूरी थी। दो ही लोगों के लिए गैरअप होना पड़ता है, एक तो वकील से बचने के लिए, एक पत्रकार से बचने। और मैंने दोनों की पढ़ाई करी और अब मैं डॉक्टरेट भी जो कर रहा हूँ उसमें भी यही सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ कि आगे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कैसे रहेगा पॉलिटिक्स के अंदर। और मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन एक अहम हिस्सा रहती है हर पॉलिटिशियन के लिए, क्योंकि आप लोग तो सवाल पूछते हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा अगर कनेक्ट किसी से करना है तो मास से करना है। और वो कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो, कैसे उसका मैसेज आखिरी अंतिम छोर तक हम पहुंचा पाए, ये टारगेट हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि उसका जो विजन है वो आखिरी गांव में, आखिरी शहर के उस वार्ड में बैठे व्यक्ति तक समय अनुसार पहुंचे। दुष्यंत जी, बस लास्ट सवाल कि दुष्यंत जी जब पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहे होते हैं तो फिर क्या कर रहे होते हैं? फ्री टाइम में आप क्या देखते हैं कुछ? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं आजकल। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, अभी तो फीफा वर्ल्ड कप देख रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं? आज तो बिल्कुल फाइनल है और मुझे लगता है कि सारे 8 बजे अपने टीवी पे बैठेंगे कि अर्जेंटीना का जो मैच हमारे आज है उसको कौन जीतेगा और ये वर्ल्ड कप का फाइनल जो स्टार है वो किसके छाती पर एक और लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं हरियाणा की जनता के लिहाज से अगर मैं कहूं कि चौधरी देवीलाल जी के परिवार की जो सबसे प्रभावी फसल है वो है दुष्यंत चौटाला जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ओवर टू यू आशीष। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह दुष्यंत जी को हम सभी सुन रहे थे, तो एक छोटे से शेर के साथ मैं दुष्यंत जी के विचारों को समाप्त करना चाहूँगा। उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल मुजीद का शेर है और मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा तारिक फरीदी जी को, जो कि जी सलाम के एडिटर हैं। समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहता है। और हमारे हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित करेंगे। और आज आपने समय निकाला जी दिल्ली NCR हरियाणा के इस मंच पर आने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि एक ऐसा मौका सरकार से संवाद करने का हमें मिला और लोगों के उन विचारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट के उन विचारों को
आप सरकार तक पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर पाए। और आपने जो वादे किए हैं, आपने जो कमिटमेंट की है कि उन सभी समस्याओं का आप समय पर और बहुत जल्द निराकरण करेंगे, उन योजनाओं का जिसका आपने जिक्र किया कि समय से उनका हल निकलेगा और उन सभी समस्याओं का हल निकलेगा जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को या एक आम व्यक्ति को फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो सड़कों की समस्या हो या फिर उद्योगों को लेकर जो काम करने की आवश्यकता है, लोगों को रोजगार मुहैया कराने की आवश्यकता है। चूंकि हमारे जो उद्योगपति हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि आने वाले समय में इतना रोजगार सृजन होगा कि लोग कम पड़ जाएंगे, रोजगार कम नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार से संवाद के इस तरह के मंच जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपके लिए लेकर आता रहेगा। फिलहाल यहां पर ले रहे एक छोटा सा विराम, आप देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा।